Welcome to all of you on this platform of Knowledge Hunt. From today onwards, we are going to start with GS1 for NTPSC मेंस एग्जामिनेशन. उसका एक सब टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वहाँ में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट थ्योरीज से, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पर्टिकुलर पेपर में GS1 में. तो उन्हीं थ्योरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस लेक्चर के एंड में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जिसका आंसर आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं प्री इवैल्यूएशन के लिए. फाइन. सो ये स्टार्ट. तो पहली जो हमारी थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी. कब दी थी? 1912 में. ओरिजिनली अल्फ्रेड वेगनर जो थे ये एक रिसर्चर थे. ही वाज अ जर्मन रिसर्चर. ही वाज नॉट अ जियोग्राफर बट स्टिल ही गेव द थ्योरी. अब किसी भी थ्योरी को देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे अब्स्ट्रैक्ट चीज़ हमको देखने को मिलनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम कोई थ्योरी को प्रोपाउंड कर सकें. तो अल्फ्रेड वेगनर को कुछ चीज़ें थोड़ी सी अपसर्ट लगी थी, जो कि उनको क्या क्या लगा था उसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों है. पहला उनका जो वाय था वो ये था कि ज़्यादातर लैंड मास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों कंसनट्रेटेड है. अगर आप देखोगे हमारे ग्लोब को तो 75% ज़्यादा जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंसनट्रेटेड है एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो डोमिनेट करता है वाटर में, मतलब वहाँ पर वाटर ज़्यादा है. देन सेकंड जो उनका वाय था वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका के अलावा जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक ट्रायंगुलर शेप को डिपिक्ट करते हैं. अब ये मैंने क्या बोल दिया, आइए समझते हैं. तो देखिए ये जो है हमारा ग्लोब है, इसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आप देख सकते हैं. तो ये नॉर्थ अमेरिका तो देखिए अगर आप एक रफ ट्रायंगल शेप ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं. सिमिलरली साउथ अमेरिका के केस में भी ट्रायंगुलर शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. देन अफ्रीका के केस में भी हम ट्रायंगुलर शेप को डिपिक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली यूरेशिया जो है ये भी ट्रायंगुलर शेप को डिपिक्ट करता है, एक रफ ट्रायंगल. बट ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसमें एक एक्सेप्शन है. देन अगर हम ओशियंस की बात करें तो देखिए पैसिफिक ओशन इस तरह से इसका जो बेस है वो साउथ में है एंड उसका जो अपेक्स है वो नॉर्थ में. यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट आता है जहाँ पर से पैसिफिक ओशन काफ़ी नैरो हो जाता है, तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप को डिपिक्ट करता है. सिमिलरली अटलांटिक ओशन जो है वो भी इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप को दिखाता है. यहाँ पर जो इंडियन ओशन है वो भी इस तरह से ट्रायंगुलर शेप को दिखाता है. अब देखिए जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका जो बेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और उनका जो अपेक्स है वो साउथ डायरेक्शन में. बट इसके वैसे वर्षा जो ओशियंस है उनका बेस जो है साउथ डायरेक्शन में और अपेक्स जो है नॉर्थ डायरेक्शन में. तो इस चीज़ को लेकर उनको थोड़ा सा डाउट था जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी. तो ये जो अरेंजमेंट था इसमें अभी हमने देखा कि जो एपेक्स था वो साउथ डायरेक्शन में था एंड जो बेस था ट्रायंगल्स का वो नॉर्थ डायरेक्शन में था कॉन्टिनेंट के केस में, एंड ओशन के केस में इसके अपोजिट था. तो ये जो ट्रायंगुलर शेप इस तरह का जो अरेंजमेंट था इसको उन्होंने क्या नाम दिया, इसको उन्होंने नाम दिया एंटीपोडल अरेंजमेंट. इस वर्ड को आप याद रखिएगा. हो सकता है आपको शॉर्ट जो 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर्स जो आते हैं उसमें आपको ये पर्टिकुलर डेफिनेशन देखने को मिल जाए कि व्हाट इज एंटीपोडल अरेंजमेंट. तो आपको यही सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी उसमें कि जो ट्रायंगुलर शेप का अरेंजमेंट था कॉन्टिनेंट ओशन का जो कि ज्योग्राफर्स ने ऑब्जर्व किया था उस चीज़ को हम बोलते हैं एंटीपोडल अरेंजमेंट. तो अल्फ्रेड वेगनर जो थे ऐसे पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देने के लिए ट्राई किया था. उनके पहले एंटोनियो सेंडर 1858 और एफ जी टेलर भी इस तरह की थ्योरी को देने के लिए ट्राई कर चुके थे बट दे कुड नॉट सक्सीड. बट अल्फ्रेड वेगनर जो थे उन्होंने 1912 में फाइनली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था. अब अगर कोई भी थ्योरी देनी होती तो उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं. तो अल्फ्रेड वेगनर के अजम्पशंस जानते हैं. उनके जो अजम्पशंस थे वो इस तरह से थे. पहला जो उनका अजम्पशन था वो ये था कि जो उनकी स्टडी होगी वो किस पे कंसंट्रेटेड होगी कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट हुए हैं, ये उनका पहला फोकस होगा. ये उनका पहला अजम्पशन था. अभी एक चीज़ आपको जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव थ्योरी पर पढ़ेंगे तब और क्लियर होगी. सेकंड उनका जो अजम्पशन था वो ये था कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है बिना किसी रेजिस्टेंस के. अब ये सियाल और सीमा क्या है आइए वो देखते हैं. तो देखिए हमारा जो अर्थ है स्फेरिकल शेप में जैसा कि आप जानते हैं ये अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर. देन अर्थ जो है लेयर फॉर्म में बना हुआ है. ये सेकंड लेयर अर्थ का एंड ये थर्ड लेयर. अर्थ जो है 3 लेयर्स में डिवाइडेड है जैसा कि आप जानते होंगे. आपने फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स में पढ़ा हुआ है इस चीज़ को. सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट एंड क्रस्ट किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. ठीक है, इसी चीज़ को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, सियाल. सेकंड जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं मेंटल. मेंटल किसी से बना होता है, सीमा, दैट इज स्टैंड फॉर सिलिकॉन
एंड मैग्नीशियम, दैट इज सीमा। एंड जो इनर मोस्ट लेयर या फिर जो सबसे सेंटर में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। कोर जो है नीचे से बना हुआ है, बट अभी हम इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, अभी हम इन दोनों लेयर के बारे में जानते हैं। तो क्रस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, बिकॉज हम क्रस्ट के ऊपर रहते हैं और एक सॉलिड लैंड मास है, बट जो मेंटल वाला जो पोर्शन है, मेंटल वाला पोर्शन सेमी प्लास्टिक फॉर्म में, ये ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, सेमी प्लास्टिक फॉर्म में। तो सियाल जो है सीमा के ऊपर फ्लोट करता है। एंड जो अल्फ्रेड वेगनर थे उनका अजम्पशन यह था कि जो सियाल है, मतलब जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है बिना किसी रेजिस्टेंस के, मतलब बिना किसी रोक रुकावट के वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये उनका सेकंड अजम्पशन था। एंड जो उनका थर्ड अजम्पशन था वो इस तरह से था कि ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है कॉन्टिनेंट्स की, ड्रिफ्टिंग का क्या मीनिंग होता है? ड्रिफ्टिंग का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक के जाना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो उस फोर्स के लिए उन्होंने किस तरह का बताया था? पहला बताया था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है? टाइडल फोर्स सन और मून की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो ओशियंस में वेव्स बनती है उसको हम बोलते हैं टाइडल फोर्स। एंड उन्होंने इसी चीज को रिस्पॉन्सिबल बताया था वेस्टवर्ड मूवमेंट कॉन्टिनेंट्स के लिए। ठीक है, कि कॉन्टिनेंट्स का वेस्टवर्ड मूवमेंट क्यों हुआ है, वो किस फोर्स की वजह से हुआ है? तो अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग वो फोर्स था टाइडल फोर्स। सेकंड जो फोर्स उन्होंने बताया था वो था डिफरेंशियल ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब कि सन और मून के अलावा जो दूसरे प्लेनेट से दूसरी प्लेनेटरी बॉडीज है उनकी ग्रेविटेशन फोर्स को भी उन्होंने इस कंसिडरेशन में लिया था। उसके अलावा फोर्स ऑफ बायंसी। बायंसी मतलब कि जब भी कोई, जैसे सपोज है लिक्विड सरफेस है, इसके ऊपर कोई चीज़ अगर फ्लोट कर रही है तो फोर्स ऑफ बायंसी की वजह से ही फ्लोट करती है वो। तो उन्होंने ये 3-4 अजम्पशंस लिए थे अपनी थ्योरी के लिए। आइए अब उनकी थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग जो ड्रिफ्टिंग था कॉन्टिनेंट्स का वो कब स्टार्ट हुआ था? कार्बोनिफेरस पीरियड में। आप इस कार्बोनिफेरस पीरियड को याद रखिएगा इस पर्टिकुलर इस चीज में। उनका क्या अजम्पशन था कि जब तक पेंजिया पेंथालासा, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा चीज को क्लियर कर देता हूँ। तो ये जैसे हमारा सपोज अर्थ है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ था? कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, तो अभी हमको 7 अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड में सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। एंड इसके आसपास एक सुपर ओशियन था जिसने इस पेंजिया को चारों तरफ से सराउंड कर रखा था, जिसका नाम था पेंथालासा। राइट। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में आकर क्या हुआ कि इस जो पेंजिया था उसमें ब्रेकेज स्टार्ट हो गया। मतलब कि जो पेंजिया था वो बीच से टूटने लगा। तो टूटने की वजह से क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अभी जब दोनों पार्ट ऊपर और नीचे वाले पार्ट अलग हुए तो इसकी वजह से यहाँ पर एक सी बनने लगा, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? टेथिस सी। राइट। तो ये इनकी थ्योरी का पहला पॉइंट था। कार्बोनिफेरस पीरियड में जो पेंजिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उसमें ब्रेकेज स्टार्ट हुआ। उस ब्रेकेज के स्टार्ट होने की वजह से जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? लोरेंशिया। एंड नीचे वाले पार्ट को नाम दिया था उन्होंने गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड किस वजह से नाम पड़ा था? गोंड ट्राइब्स। गोंड ट्राइब्स में काफी पुरानी ट्राइब्स है, जो हमारे एमपी में भी इनका कुछ प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। तो गोंड ट्राइब्स जो है उसकी वजह से इस लैंडमास का नाम गोंडवाना पड़ा है। तो ऊपर वाले पार्ट का नाम लोरेंशिया और नीचे वाले पार्ट का नाम गोंडवाना लैंड। तो इस तरह से दो अलग अलग लैंड मासेस बने एंड वो ड्रिफ्ट करने लगे। एंड के बीच में क्या आ गया? टेथिस सी। तो अभी देखा हमने कि कार्बोनिफेरस की पीरियड आते आते जो ह्यूज लैंड मास था, ह्यूज कॉन्टिनेंटल लैंड मास था पेंजिया, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पेंथालासा, सुपर ओशियन पेंथालासा ने सराउंड कर रखा था, वो ब्रेक होने लगा। एंड इसी वजह से जो नॉर्थ वाला पोर्शन था उसको नाम दिया उन्होंने लोरेंशिया, जिसको हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ में देखिए रहा। एंड साउथ वाले पार्ट को नाम दिया गोंडवाना लैंड, जो कि साउथ में था। एंड इनके बीच में एक टेथिस सी इमर्ज होकर आने लगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा था उसमें पेंथालासा से वाटर एक्यूमुलेट होने लगा, जिसके से टेथिस सी वहां पर बन गया। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में इन जो पेंजिया था उसमें ब्रेकेज हुआ एंड उससे दो कॉन्टिनेंट्स बने। और उसके बाद उसका फर्दर ब्रेकेज होने लगा, मतलब कि फिर से दूसरे पार्ट में डिवाइड होने लगा। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट था, मतलब लोरेंशिया था, उसकी वजह से नॉर्थ वाले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स बने, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और उसके अलावा जो हमारा एशिया का ऊपर वाला पोर्शन है
वो सारे के सारे पार्ट्स बने थे एक पार्ट से, मतलब कि लोरेंशिया का जो फर्दर ब्रेकेज हुआ उसकी वजह से ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स बने थे। एंड जो साउथ वाला था, जो गोंडवाना लैंड था, इसमें जब ब्रेकेज हुआ तो उसकी वजह से क्या क्या बना, साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, पेनिनसुलर इंडिया बना, मेडागास्कर बना, ऑस्ट्रेलिया बना एंड अंटार्कटिका बना। फाइन। सो बस जो ये ड्रिफ्टिंग थी कॉन्टिनेंट्स की, इसकी वजह से आज का जो हमको अरेंजमेंट देखने को मिलता है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का, वो इसी वजह से था, इसी ड्रिफ्टिंग की वजह से। फाइन। तो ये अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी का इनिशियल पार्ट था। अब देखिए जो अरेंजमेंट था हमने देख लिया। अब उन्होंने एक और जब हमने अजम्पशंस के बारे में बात की थी तो आपने देखा होगा कि उन्होंने वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल बताया था, टाइडल फोर्स को। तो इस टाइडल फोर्स की वजह से क्या हुआ, जब कॉन्टिनेंट्स वेस्टवर्ड मूव कर रहे थे तो इसकी वजह से वो क्रम्पल होने लगे। क्रम्पल मतलब कि सिकुड़ने लगे, सीमा के ऊपर फ्लोट करते करते। अभी उनका एक कॉन्ट्राडिक्शन हमको देखने को मिलेगा। जैसे कॉन्टिनेंट्स जैसे वेस्टवर्ड मूव कर रहे थे तो उनमें क्रम्पल होने लगा, मतलब कि कोई चीज़ उनको यहाँ पर रोक रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स की एज पर माउंटेन्स वगैरह बनने लगे। एंडीज एंड रॉकीज जो है इन्हीं माउंटेन्स का एग्जाम्पल है इस पर अल्फ्रेड वेगनर। तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन उन्हीं की थ्योरी में देखने को मिलता है। उसके बारे में हम नेगेटिव्स जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा। तो जो एजेस थी कॉन्टिनेंट्स की वो क्रम्पल होने लगी, एंड इस क्रम्पल की वजह से क्या हुआ, एंडीज और रॉकीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। फाइन। तो ये रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा था, सीमा। अब कुछ पॉजिटिव्स देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के। पॉजिटिव्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला पॉजिटिव था जिक्सॉ फिट। व्हाट इज जिक्सॉ फिट? जिक्सॉ फिट मतलब कि अगर आपने बचपन में गेम खेला हो जिसमें कि हम अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक पर्टिकुलर पैटर्न को बनाते थे, तो कॉन्टिनेंट्स को भी अगर हम देखें, आइए देखते हैं एक बार। तो देखिए, जो अगर हम साउथ अमेरिका का ये वाला जो पोर्शन है और अफ्रीका का वाला पोर्शन है, अगर इन दोनों को एक जिक्सॉ पजल की तरह एक दूसरे में मिलाने की कोशिश करें तो ये एक दूसरे में एकदम फिट बैठेंगे। उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के केस में उसी तरह से अगर ये वाला पोर्शन उठ के ऊपर की साइड जाएगा तो भी एकदम फिट बैठेगा वहाँ पर। तो इस चीज़ को उन्होंने जिक्सॉ फिट नाम दिया। तो उनका पहला जो पॉजिटिव था थ्योरी का ये था, जो उनका पहला अजम्पशन था वो ये। देन दूसरा जो एविडेंस अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था वो दिया था जियोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी जियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या थे, व्हाट इज जियोलॉजी? जियोलॉजी मतलब कि अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ है। तो जो रॉक्स को उन्होंने पढ़ा अलग अलग कॉन्टिनेंट पे जाकर, तो उन्होंने अटलांटिक ओशन के आसपास के रॉक्स को पढ़ा। अटलांटिक ओशन कहाँ पर आता है, अभी हमने देखा था अटलांटिक ओशन की लोकेशन को। ये रहा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की जब उन्होंने अलग अलग जगह की, जैसे यूरोप की जब रॉक्स को उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि यहाँ की जो रॉक्स है और नॉर्थ अमेरिका की रॉक्स है उनमें कुछ सिमिलरिटी है। तो ये दूसरा एविडेंस था उनका। पहला एविडेंस क्या था, जिक्सॉ फिट। राइट। दूसरा एविडेंस क्या है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे सेम तरह की रॉक का मिलना। देन थर्ड जो उनका एविडेंस था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स। व्हाट इज फोसिल? फोसिल मतलब कि जब जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये जब अर्थ के अंदर सबमर्ज हो जाता है, मतलब कि जब इनकी डेथ हो जाती है डिकम्पोजिशन की वजह से, जब ये पेट्रोलियम और कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं फोसिल्स। तो जो बेड रॉक है साउथ अमेरिका की एंड अफ्रीका की, पेनिनसुलर इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, अंटार्कटिका की, यहाँ पर हमको ग्लोसोपेट्रिस एक स्मॉल प्लांट था उसके फोसिल्स देखने को मिलते हैं। तो ये फोसिल्स हर कॉन्टिनेंट पे कैसे पहुँचे, ये उनका कंसर्न था। तो उन्होंने इसको भी एक एविडेंस के फॉर्म में प्रेजेंट किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में। फिर उनका नेक्स्ट जो एविडेंस था वो था पैलियोमैग्नेटिक स्टडी। अब पैलियोमैग्नेटिक स्टडी क्या होता है? पैलियोमैग्नेटिक स्टडी जब हम शीफ्ट और स्प्रेडिंग थ्योरी को पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। तो पैलियोमैग्नेटिक स्टडी अभी के लिए आप याद रखिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर का एक एजम्पशन था। दैट पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस, पैलियो मतलब कि काफ़ी पुराना। पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस में उन्होंने क्या अजम्पशन दिया था, उन्होंने क्या एविडेंस दिया था? उन्होंने ये एविडेंस दिया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं वो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह से काम करती है। तो टिलाइट डिपॉजिट्स जो हैं, टिलाइट डिपॉजिट्स जो होते हैं ये ग्लेशियर जब किसी सरफेस को इरोड करता है, ग्लेशियर क्या होता है, जो आइस की रिवर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर, वो जब किसी सरफेस को इरोड करता है तो उसकी वजह से जो सोइल का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं टिलाइट। तो प्रेजेंट डे में अगर आप देखोगे ब्राज़ील, फॉकलैंड आइलैंड जो है ये अटलांटिक ओशन में आते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में ऑल्दो अभी भी स्नो कवर्ड हमको देखने को मिलता है, बट ब्राज़ील, फॉकलैंड आइलैंड, पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको
कहीं पर भी जो है ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल वहाँ पर हमको टेलाइट डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, मतलब कि ऐसी सॉइल देखने को मिलती है जो कि ग्लेशियर डिपॉजिट से बनी की वजह से बनी हुई है। तो ऐसा क्यों, ये भी उनका एक एविडेंस था, मतलब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पहले कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे और किसी ऐसी पोजीशन पर थे जहाँ पर ये ग्लेशियर से कवर्ड थे। फिर उनका 6th जो एविडेंस था वो था कोल्ड डिपॉजिट। तो यूरेशियन रीजन में जो है, यूरेशियन रीजन मतलब कि जो यूरोप वाला पोर्शन है, यूरोप वाले जो पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जिस तरह का कोल देखने को मिलता है, कार्बोनिफेरस में बना हुआ जो कोल है, वो डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऐसी वेजिटेशन और एनिमल्स की वजह से बना हुआ वो कोल है जो कि ओनली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हमको देखने को मिलता है। मतलब कि अगर जैसे सपोज एंथ्रेसाइट कोल सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल माना जाता है, तो वो जब बना है तो किसी न किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेशन के डिकम्पोजिशन की वजह से बना है, दैट इज वाई उसमें वो क्वालिटीज़ हैं। उसी वजह से उसी तरह से हम लिग्नाइट कोल को देखते हैं जो कि काफ़ी वर्स्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। तो ये सारे के सारे जो सॉइल जो है वो एक पर्टिकुलर वेजिटेशन से बना हुआ है, फ्रेश कोल होता है, दैट इज वाई क्वालिटी वैसी होती है। एंड सिमिलरली एंथ्रेसाइट कोल जो है एक पर्टिकुलर वेजिटेशन की वजह से बना होता है, इसलिए वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो आजकल जैसे आप पेट्रोल पंप पे देखते हैं कि हाई स्पीड जो पेट्रोल डीजल होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, इसी वजह से महंगे भी होते हैं। तो वहाँ पर जो कोल्ड डिपॉजिट हमको देखने को मिलता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट जो देखने को मिलता है, वो इस तरह की वेजिटेशन से बना हुआ है जो कि ओनली क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि ओनली कॉन्टिनेंट जो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही फॉर्म हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी जो यूरोप वाला रीजन है वो कभी ना कभी इक्वेटोरियल रीजन में रहा था। फाइन, तो इनके कुछ एविडेंसेस थे। तो एविडेंसेस के बारे में तो हमने बात कर ली, बट अब अल्फ्रेड वेगनर की कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि इन्होंने किस तरह से अपनी थ्योरी को मनमाने ढंग से शेप दिया था। तो उसके कुछ इनके क्रिटिसिज्म भी है, वो जानते हैं। पहला जो उनका क्रिटिसिज्म है, पहला जो उनका अजम्पशन था वही, उन्होंने पहले क्या अज्यूम किया था कि सियाल जो है सीमा के ऊपर फ्रिक्शनलेस फॉर्म में, मतलब बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लोट कर रहा है। बट बाद में उन्होंने क्या कहा कि इस सीमा के सियाल के ऊपर रेजिस्टेंस की वजह से एंडीज और रॉकीज का फॉर्मेशन हुआ, अभी मैंने आपको बताया था। तो पहले आप ये बोल रहे हैं कि सियाल जो है सीमा के ऊपर बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो कर रहा है, बट बाद में माउंटेन्स के फॉर्मेशन को समझाने के लिए आप खुद ही से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो पहला उनका क्रिटिसिज्म ये था। सेकंड क्रिटिसिज्म उनका क्या था, टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स और फोर्स ऑफ बायंसी काफी माइन्यूट फोर्स होते हैं, ये किसी कॉन्टिनेंट को नहीं एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये उनका दूसरा क्रिटिसिज्म था कि टाइडल फोर्स इनएडिक्वेट फोर्स है, काफी एडिक्वेट फोर्स है, ये एक कॉन्टिनेंट को दूसरी जगह पर ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज भी कॉन्टिनेंट्स इन फोर्सेस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रिफ्ट करते हैं। बट अभी हमारा जो स्टडीज है वो काफी एडवांस हो चुका है, जिसके बारे में हम फर्दर थ्योरीज में देखेंगे। देन उन्होंने डायरेक्शन भी क्लियर नहीं बता पाए थे, डायरेक्शन और टाइम। उनका पूरा की पूरा स्टडी अगर आप देखोगे तो कार्बोनिफेरस पीरियड पे ही कंसंट्रेटेड है। तो इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए थे कि जो पेंजिया था वो कार्बोनिफेरस पीरियड में ही क्यों ब्रेक हुआ था, उसके पहले उसके बाद में क्यों नहीं, उसके बाद जो डायरेक्शन था फ्लो का वो ऐसा ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं। ये चीजें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन थी उनकी थ्योरी में। देन उनका जो फोर्थ क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो पेंजिया में ब्रेकेज हुआ था वो किस फोर्स की वजह से हुआ था, मतलब क्या मैकेनिज्म रहा था जिसकी वजह से पेंजिया में ब्रेकेज हुआ, वो भी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए थे। राइट, तो इनके कुछ क्रिटिसिज्म जाने हमने। आइए अब इस पूरी की पूरी थ्योरी को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो जो वेगनर थे उनकी थ्योरी ऑल्दो बहुत सारे उसमें क्रिटिसिज्म्स हैं, उसमें ढेर सारे फ्लॉज हैं, बट वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो आज की जितनी भी एडवांस स्टडीज हैं जैसे कि सीक्योर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उनका बेसिस जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ही है। जो सक्सेसिव ज्योग्राफर्स थे उनको सोचने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने ही मजबूर किया था कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट क्यों किए, आज उनकी पोजीशन इसी क्यों है, टिलाइट डिपोजिट हमको हर जगह पर देखने को क्यों मिलते हैं, फोसिल डिपोजिट हमको क्यों देखने को मिलते हैं। तो ये इतने सारे क्वेश्चन अराइज हुए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद, जिसकी वजह से जो थी थ्योरी डेवलप होने लगी, बाद वाली थ्योरी से है डेवलप होने लगी। एंड जो इनके क्रिटिसिज्म थे अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पे, उसको उन थ्योरीज ने कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की थी। फाइन, तो ये हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात की। तो आज हम हमारे लेक्चर को यहीं तक लिमिटेड रखते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर उसको पोस्ट कर देंगे। फाइन, उसके क्वेश्चन आंसर आप एक आईडी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम सीक्वेंट स्प्रेडिंग थ्योरी एंड कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फाइन, तो थैंक यू।